मासी के पिछले एपिसोड में शरण कुमार लिम्बाले जी अपनी पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हैं कि उनकी नानी कितनी बहनें थीं और भाई थे, और साथ ही साथ वे स्वयं कितने भाई बहन हैं, सब सौतेलों को मिलाकर। उसके साथ ही वे एक बुधवार बाजार का जिक्र करते हैं और साथ ही भूख से बिलबिलाती अपनी बहनों का जिक्र करते हैं। तो अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जौहार। बुधवार के इस बाजार में एक नाई हजामत बनाने बैठता था। उन दिनों में स्कूल जा रहा था। मुझे भी औरों की तरह बाल कटवाने की इच्छा होती। पहली बार नाई के पास गया था। यों अब तक माँ ही मेरे बाल काटती कहने की बजाय वे उन्हें साफ करती कहना ज्यादा ठीक होगा। उसका तरीका यह था कि 10 पैसे के भारत ब्लेड से सारे बाल साफ करती जाती। सर पर आग सी पड़ती। अनेक स्थानों पर ब्लेड लगता, खून निकलता, मैं रोता, मां गुस्से से लाल पीली हो जाती। बहुत जलन होती, खूब पीटती। मैं और चिल्लाता, लगता सिर पर का चमड़ा ही उधड़ रहा है। बहुत जलन होती। बाद में इतने चिकने सिर को देखकर कक्षा के लड़के तबले की तरह अपनी उंगलियां उस पर चलाते। मैं बहुत परेशान हो जाता। एक बार बाल साफ करने के बाद मां उस ब्लेड को सुरक्षित रखती अगली बार के लिए। नाई ने मुझे देखा, मेरे सिर की ओर देखा। तू यहां क्यों खड़ा है? तेरे बाल नहीं काटूंगा। मैं हिम्मत से बोला, मेरे पास पैसे हैं। उस समय दूसरे गांव का एक आदमी अपने बाल कटवा रहा था। उसे मुझ पर दया आई। उसने कहा, बैठो। तो वह नाई भड़क गया, कहने लगा, अरे ये तो महार है, इसे जाने दो। गांव के भैंसों के भी बाल साफ करने वाले उस नाई के लिए पता नहीं मैं क्यों अपवित्र था। तो कितने तरह का जिक्र है और कितने तरीके से अछूतों में भी अछूतों का प्रचार है। एक जाति दूसरे को देखकर या उसका काम करके राजी नहीं। हर कोई एक दूसरे को ही अछूत समझ रहा है। दत्तू मामा का लड़का आरूढ़ उसी नाई के पास अपने बाल कटवा लेता था। वह दूसरे गांव का था। उसकी जाति नाई जानता नहीं था। बाद में मैं भी बाल कटवाने के लिए 4-5 मील चलकर दूसरे गांव के नाई के पास जाता। कभी चुंगी तो कभी बुरहानपुर। आगे चलकर श्रीमंत अन्ना ने नाइयों को कोर्ट में खींचा। उसके बाद वह हमारे भी बाल काटने लगा। संता माई सवेरे उठकर रोज मेरा मुंह देखती। मैं जब छोटा था तब मुझे पीठ पर बांधे हुए गांव की सड़कें झाड़ती, जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगाती। किसी घुर्रे के पास बैठकर मैं संता माई का झाड़ू लगाना देखता। उसकी झाड़ू के कारण धूल का बवंडर उठता। उसी बवंडर में वह झाड़ू लगाती। उसका चेहरा और शरीर धूल से भर जाता। झाड़ू लगाने के बाद मैं कूड़े को टोकरी में भरता। संता माई उस भरी टोकरी को सरपंच के घूरे पर डाल आती। हम दोनों बुधवार को तड़के ही निकलते। जानवर जब बाहर निकलते तब तक हमारा काम खत्म होता। तड़के जब हम दोनों निकलते तो शंभू बाप रास्ते में मिलता। शंभू विट्ठल का भक्त था, महारों की बस्ती का चोखा महार। रोज तड़के उठकर वह आरती के लिए निकलता। उसके हाथ में भगवा झंडा और गले में चोखा महार का कपड़ा बंधा रहता। हम उसके पैर छूते। वे हमारे माथे पर अबीर लगाता। झाड़ू लगाकर वापस लौटते समय रास्ते में शंकर भी मिलता। वह जानवर छोड़ो की आवाज लगाता। उसके कंधे पर काली गुदड़ी तथा हाथ में लाठी रहती। वह लंगड़ा कर चलता। वह सबके जानवर लेकर निकलता। बुधवार को सवेरे में बची खुची रोटियों के टुकड़े चटनी के साथ खाता। दोपहर में कसाई आता। सारी बस्ती उस पर टूट पड़ती। मसामा बकरी का मटन नहीं खाती थी। बकरे का हो तो ही लेती। मटन ताजा हो तो 1.5 किलो लेती। बुधवार को हम कसाई की प्रतीक्षा करते, अतिथि की प्रतीक्षा की तरह। बुरहानपुर का कसाई साइकिल पर मटन का बोझा लेकर आता। वह दिखा कि मैं घर को दौड़ता, मसामा को संदेश देता। सभी झोपड़ियों में हलचल शुरू हो जाती। इमली के पेड़ के नीचे कसाई अपनी दुकान लगाता। वहां सभी इकट्ठे हो जाते। पेड़ की किसी शाखा से वह धड़ टांग देता। बहुत सहजता से वह उसे काटता और तराजू में वजन करता। कुत्ते इकट्ठे हो जाते। बूचड़ के सामने धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती। थालियां कटोरे लिए औरतें हो हल्ला करती। मक्खियां इतनी भिनभिनाती कि मांस दिखाई ही नहीं देता।
कितना विभत्स नजारा होता होगा कि मक्खियां पूरे मास्क को कवर करके बैठी रहती, और गंदगी का क्या आलम होगा ये सोचिए। कसाई हर बार हाथ घुमाकर उन्हें भगाता। आकाश में गिद्ध दिखलाई देते। मैं मसामा के साथ वहां पहुंचा। मसामा अक्सर उसके साथ झगड़ती। टांग का मटन लाओ ऐसा कहती, चर्बी मांगती। उसके लिए कभी कभी गुर्दे कपूरे लेती, मेरे लिए कभी कभी गुर्दे कपूरे लेती। मटन की थाली को आंचल में छिपाए मां घर की ओर निकलती। मैं कसाई द्वारा दी गई बोटियों को लेकर उनके पीछे पीछे निकलता। कभी अचानक ऊपर से चील झपटती और बोटियों को उड़ा ले जाती। चील के पंजों से कई बार हाथ लहूलुहान हो जाता। मसामा पीटती, 2-4 गालियां देती। संता माई चटनी रोटी खाकर सवेरे को निकलती। तो इस प्रकार का जिक्र हमने मुर्दैया में भी पढ़ा है, जब तुलसीराम जी कहते हैं कि अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए वे शीतला माता के मंदिर जाते हैं पूरे काफिले के साथ, जो गांव से निकलता है। और वहां पर उनकी जो पूरी सीरा होती है उसको देखकर चील उनके हाथ पे झपट्टा मारती है और उनका हाथ भी वहां फट जाता है उसके पंजे लगने से। साप्ताहिक बाजार की जमीन पर झाड़ू लगाती, वहीं दुकानदार से कुछ मांगती। मैं उनके पीछे पीछे थैलियां लेकर निकल पड़ता। ग्राम पंचायत से संता माई को वेतन वगैरह नहीं मिलता था। ये लोग जो देते वही उनका वेतन होता, यानी कि बेगार काटनी पड़ती थी। कितना दुष्कर जीवन होगा ये सोचिए। और मुझे लगता है ये आज भी बदस्तूर इसी तरह चलता होगा। कपड़े के व्यापारी 10-10 पैसे देते। मिठाई के दुकानदार थोड़ी सी मिठाई देते। सब्जी वाले हरी सब्जियां, मिर्च, प्याज, सड़े गले फल देते। कुछ ऐसे भी थे जो कुछ भी नहीं देते। संता माई उनसे झगड़ती, वे बाद में आने के लिए कहती। 2-2 बार जाना पड़ता। थालियां चीजों से भर जाती तो मैं घर जाकर उन्हें खाली करके ले आता। मैं दिन भर घर से बाजार, बाजार से घर दौड़ता रहता। इसी कारण बुधवार अच्छा लगता, क्योंकि तरह तरह की चीजें इनके झोले में भरने लगती थी। तो शायद एक दिन ऐसा होता होगा जब खाने के लिए भरपेट तो नहीं, लेकिन फिर भी तसल्ली लायक मिल जाता होगा। बुधवार को ही कपड़े धो लेता, जरा ठीक ठाक रहता। महारों की बस्ती से सभी लोग उस दिन दोपहर तक मोल मजूरी से लौटते। साप्ताहिक बाजार करने के लिए बस्ती पर उत्साह छा जाता। गांव भी काफी भरा हुआ लगता। आसपास के कई गांव के लोग बाजार के लिए आते। शेवंता बाजार के दिन आती। बवंडर की तरह वह घूमती, मैं उसे देखता वह मुझे। तब बाजार खत्म हुआ होता। बाजार खत्म होते ही कपड़े के व्यापारी कपड़ों को गठरियों में बांधने लगते। गठरियां स्टैंड पर ले जाते। मैं हमाली की आशा से वहीं घूमता। हमाली का मतलब शायद जो बोझा उठाने वाला काम होता है कुली का, उससे मतलब होगा। हमाली मिलती। कपड़े का बोझा सिर पर लिए मैं स्टैंड पर जाता। दादा गुस्सा करते, कहते हमाली नहीं करनी है। एक गाल को ऐंठ दे तो दूध आ जाए और दूसरे को ऐंठ दे तो खून, ऐसी वह उम्र थी। पर उन दिनों में हवा खाकर मटर गश्ती कर रहा था। इसी अवस्था में गलत आदतों का शिकार भी हो गया। पीकर फेंकी गई बीड़ियां या सिगरेटों के टुकड़े में उठाता और उन्हें पीता। लड़कियों पर लाइन मारता, दातुन करता, शौच के लिए पानी ले जाता। मतलब उन्हें अपने जवान होने का एहसास होने लगा था। और ये भी एहसास होने लगा था स्कूल जाने के कारण, जो गांव में भी लगता था। उन्होंने पहले जिक्र किया है कि गांव की शक्ल कभी नहीं देखी थी, और स्कूल के दौरान और जो बाकी इवेंट्स हुआ करते थे उसके दौरान उन्हें गांव की शक्ल जब देखने को मिली तो उन्हें शायद उनमें सब परिवर्तन आने शुरू हो गए होंगे। और बहुत ईमानदारी भी उन्होंने बरती है अक्करमाशी लिखते वक्त। अपने आसपास के परिवेश का तो जिक्र है ही, साथ साथ जो ऐब इन्होंने ग्रहण किए उसका भी यहां भरपूर जिक्र है ईमानदारी के साथ। हमारी बस्ती 100-150 घरों की। मेरी आयु के 10-15 लड़के तथा 7-8 लड़कियां। बेहद गर्मी, आवारा कुत्ते, मुरझाए चेहरों के बच्चे, चुट्टा पीने वाली बूढ़ी औरतें, अध गिरे मकान या झोपड़ियां, झूमते शराबी। मन लगाने के लिए इनके सिवा और था ही क्या बस्ती में। पर जिस दिन शेवंता की आंखों से परिचय हुआ उस दिन से बेचैनी भी खूबसूरत लगने लगी। शेवंता की मां जहां काम मिलता वहीं चली जाती। पिता गड्ढे खोदता और शेवंता घर पर 3 भाइयों को लिए बैठी रहती, उन्हें संभालती। शेवंता थी 10-12 साल की। 1.5 वर्ष में उसका गौना हो जाएगा। उसका छोटा भाई हमेशा उसकी बाहों में होता। मां बच्चों को जन्म देती और शेवंता बच्चों को संभालने का काम करती। 2 छोटी बहनें हमेशा रोती हुई उसके आगे पीछे लगी रहती। केवल 2 रोटियां रखकर माँ बाप घर से निकल जाते। एक एक निवाला खाकर, लोटा लोटा भर पानी पीकर जीने वाली यह बस्ती।
शेवंता कभी खुलकर हंसती नहीं थी, बालों को भी ना कभी तेल न पानी मिला। माँ बाप की जिंदगी में शेवंता कोहलू का बैल बन चुकी थी। तो किस प्रकार बचपन जो स्पेसिफिकली लड़कियों का होता है छिन्न भिन्न हो जाता है। छोटी सी अवस्था में ही वे माता पिता की गृहस्थी को संभालना शुरू कर देती हैं। तो उस लिहाज से यदि आप देखा जाए तो बचपन कितनी खूबसूरत अवस्था माना गया है, बसंत ऋतु से उसका कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन एक बचपन ऐसा भी होता है, इसका जिक्र बेहद मार्मिक है, कि अपने ही माता पिता की गृहस्थी में वे कोलू का बैल थी। अमूमन जो दरिद्रों के बच्चे होते हैं वो इसी प्रकार होते हैं। इससे पहले भी शुरुआत में ही वे जिक्र कर चुके हैं अपने दोस्त का, जो स्कूल पिकनिक पे आना तो चाहता है लेकिन आ नहीं पाता क्योंकि उसके पिता ने उसे बाल मजूरी पे लगा दिया है। मेरी आंखों में गाय की आंखों जैसी उसकी निरीहता झलकती थी। मेरी मां फटी साड़ी को बार बार सीकर पहनती, उसकी मां फटी साड़ी को बार बार सीकर पहनती। पिता अनेक थिगलियों की कमीज पहनता, मतलब चेपियों की। दोपहर में वे बहनों के बालों से जुएं ढूंढने लगती। मैं शेवंता की ओर देखता जैसे किसी दुर्घटना को देख रहा हूं। जब वह घर में होती मैं सीटी बजाता, गाना गाता। मेरी आवाज सुनकर वह झोपड़े से बाहर आती, जानबूझकर बर्तन मांजने लगती। मैं नदी की ओर जाता तो वह भी निकलती, वह नदी की ओर निकलती तो मैं भी निकलता। वह अपनी झोपड़ी से मेरे चेहरे पर आईना मारती। मैं उसे इशारे करता, उसे कच्ची इमली निकाल कर देता। हम दोनों एक दूसरे में उलझ रहे थे। एक दिन मैं नदी में नहा रहा था, नदी से खेल रहा था, पर वास्तव में शेवंता की प्रतीक्षा कर रहा था। बदन पर मैला छाया हुआ था, मछलियां शरीर से खेल रही थी, गुदगुदी हो रही थी। वहीं नाक साफ करता, नेटे की ओर मछलियां इकट्ठी होती, काले पत्थर से शरीर साफ करता। किनारे पर साबुन से लोग कपड़े धो रहे थे, मैं भी अपने कपड़े धोने निकलता। वे लोग कपड़ों को साबुन लगाते और उसे पत्थर पर धीरे धीरे पटकते। फेन निकलता, बहने लगता। उसी फेन से मैं अपने कपड़े गीले करता। कपड़े धोने वालों की मैं कुछ सहायता करूं, इसी शर्त पर वे मुझे इस बहते फेन में कपड़े गीले करने की इजाजत देते। तो कितना अमानवीय व्यवहार है। जो कचरा है फेन, जिसको हम फेंक देते हैं, उसको भी लेने के लिए, उस कचरे को, बेकार गंदे पानी को भी लेने के लिए शर्त रखी जाती कि इसके बदले में बेगार काटनी पड़ेगी। मैं उनकी सहायता करता, उनके कपड़े सुखाने डालता। साबुन के फेन में कपड़े धोते समय मुझे बेहद खुशी होती। शर्ट के सामने का हिस्सा हमेशा काला रहता, सलेट तथा नाक पोंछने की आदत के कारण। नदी के पानी पर कई बार मेंढकों का पाखाना तैरने लगता। शैवाल फैले हुए होते, पानी में डुबकी लगाकर सिर बाहर निकालता, सिर पर शैवाल ही शैवाल। शेवंता नदी पर आए इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करता। तो इस तरीके से जहां नहाने के बाद दोबारा गंदगी आपके शरीर पर चिपड़ जाए, तो ऐसे में नहाने का भी क्या और कितना मतलब बनता है। शेवंता नदी पर आती, उससे कैसे बात करूं, क्या बोलूं, डर लगता, साथ ही बड़ी लाज आती। हम दूर से ही हंसते, वह निकट आने के बाद दोनों ही घबरा जाते। परेशानी होती। शेवंता सिर से आंचल हटाकर उसे घड़े के मुंह पर बांधती, पानी भरती, क्योंकि इसी तरह से जो अपना आंचल था उसको घड़े के मुंह पर बांधकर वो शायद छलनी का काम करती कि गंदगी जो है वो आंचल में ही रुक जाए और सो कॉल्ड तथा कथित साफ पानी जो है वो मटकी में समा जाए। पानी में आकाश दिखाई देता, मैं पानी पानी हो जाता। उस दिन शेवंता आई और तुरंत चली गई। लौटते समय पीछे मुड़कर क्षण भर मेरी ओर देखती रही, हंसती रही। मैं भी हंसा। फिर से पानी के लिए मैंने इशारे से कहा, उसने भी इशारे से कहा, मंजूर। मुझे इतनी खुशी हुई कि लगा धरती सिर पर लेकर नाचूं, आकाश पैरों तले लिए भागता रहूं। शेवंता आती रही। एक बार मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की, आज शेवंता पर पानी उछालूंगा। पानी पर लहरें उठी, मन में भी, लज्जा से डर भी गया। शेवंता पानी के लिए आई, मैंने उस पर पानी उछाला जैसे फूल उछाले हों। उसके चेहरे पर, बालों पर, शरीर पर। इच्छा हो रही थी कि उसे उठा लूं, धूप में जाऊं, पानी में डुबा लूं, खाली खाली हो जाऊं, उसके साथ खेलूं, वह भी मुझ पर पानी उछाले और फिर दोनों इंद्रधनुष के पीछे छिप जाएं।
शेवंता घबरा गई थी। उसके बालों से निकलती हुई पानी की बूंदें मोती की तरह उसके गालों पर से टकरा रही थी। उसकी आंखें नदी के पानी से भी अधिक निर्मल लग रही थीं। उसके होंठ अंजुली में लिए पानी की तरह पीने की इच्छा हो रही थी, पर शेवंता घबरा गई। नहीं रे, उसने कहा। मैं पानी में था, फिर भी लगा कि तप्त रेत पर बैठा हूं। बेईमानी छिप सकती है, पर अनैतिक बात नहीं। शेवंता तथा मेरे प्रेम की बात घर के लोगों को मालूम हो गई। कोढ़ की तरह हमारा प्रेम बढ़ रहा था। संता माए कहती, शेवंता को बहू बना लेने में हर्ज ही क्या है। पर यह कैसे संभव था? मैं अकर्माशी, शेवंता की और मेरी शादी कैसे हो सकती थी? तो जो बात हमेशा रिश्तों को असहज बना दिया करती थी, वो शरण कुमार लिम्बाले जी का अकर्माशी होना। संता माए रोहिदास मामा की कहानी बताती। रोहिदास मामा किसी महार लड़की को ले गया, तब पूरी बस्ती के महार लाठी कुल्हाड़ी लिए उसे ढूंढते रहे, पागल कुत्ते की तरह उसके पीछे थे। रोहिदास भाग गया, पता नहीं कहां है वे। संता माए आंखों से आंसू लाकर कहती, महार बहुत भयंकर होते हैं, तेरी बोटियां काट डालेंगे। उन्हें पूछने वाला भी कौन है? और अपने घर में तो ना कोई पुरुष है, ना कोई जिम्मेदार आदमी। हम औरतों के साथ वो बुरी तरह पेश आवेंगे, सार्वजनिक बलात्कार करेंगे। तू सोच, शेवंता को भूल जा। अगर गांव की किसी सवर्ण स्त्री को के साथ तू शादी करेगा तो दलित बस्ती तेरे पीछे ताकत बनकर खड़ी हो जाएगी। तो ये एक अचंभित कर देने वाली बात यहां पर वे लिखते हैं कि एक लड़की, यदि आप उसको लेकर भाग जाएं गांव की, तो किस तरह का बवाल मच सकता है। आपकी घर की स्त्रियों के साथ सार्वजनिक तौर पर बलात्कार हो सकता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन लगता है कि अपने ही समाज की औरतों की इज्जत नहीं कर सकते। तो इसीलिए शायद दलित ब्राह्मण की लेखकीय भूमिका में शरण कुमार लिम्बाले जी ने इस बात का उल्लेख किया है कि नौकर को यह मालूम है कि मालिक उसकी बहु बेटियों के साथ क्या करेगा, उसे यह भी मालूम है कि उसे मालिक की बहु बेटियों के साथ क्या करना है। बेशक मानसिक तौर पर ही बलात्कार सही, लेकिन वे करते हैं। लेकिन अपने ही घर में वे कहां कहां किस किस तरीके से स्त्रियों को दबाते हैं, मारते हैं, उनके हकों को, ये वे नहीं जानते। तो उस चीज का जिक्र यहां पर बिल्कुल स्पष्टीकरण के तौर पर दिया जा सकता है। तो हम कितने बेशर्म और पुरुषवादी समाज में जी रहे हैं, इस चीज का एहसास इन आत्मकथाओं को पढ़कर स्पष्ट तौर पर सामने आता है। धूप के दिन थे। उन दिनों मुझे कुछ अधिक समझ नहीं थी, पर उस दिन जो घटित हुआ वह आज भी याद आता है। मैं और संता माई चुंगी पर से दारू लेकर आ रहे थे। चुंगी पर ₹1.25 में दारू की बोतल मिलती थी। हम गांव से उसे ₹1.5 में बेचते। अलावा इसके उस बोतल की दारू इकट्ठी करके हम पानी और नौशादर मिलाकर 2-4 बोतलें और ज्यादा बना लेते। इसके कुछ दिनों बाद संता माई तथा मसामा के घर पर ही दारू की भट्टी शुरू कर दी। दोनों की 2-2 अलग अलग भट्टियां थीं। दोनों के ग्राहक भी भिन्न भिन्न होते थे। दोनों माँ बेटी पुरुषों की तरह दारू का धंधा कर रही थीं। जब दारू बिकती तभी घर में दाने आते। सवेरे 1 कप दारू बिकी की चाय हो जाती। कभी दोपहर तक एक भी ग्राहक नहीं आता, फिर तो थूक ही निगलते बैठते। ग्राहकों की प्रतीक्षा हम ईश्वर की तरह करते। 8 आने में 1 कप दारू, ₹8 की 1 बोतल, 6 बोतलों का 1 गैलन। महारों की इस बस्ती में 4-5 घरों में दारू की भट्टियां थीं। दामुआणा, माणकुन्ना, हिरामाए, कमलाक्का और हमारे घर में। घर पर ग्राहक हमेशा आते रहते। मैं नींद में होता। शराबी कुछ ना कुछ गुनगुनाते हुए आते। कई बार आपस में झगड़ते। हम लोग घर पर खाना खाने बैठते, तब भी वे आ जाते। पीकर वहीं कह करते। उनकी कह की दुर्गंध फैलती। वे क्या क्या खाकर आते ये उसमें दिखता, और ये सब देखते हुए भी हम लोग खाना खाते। मसामा उनके कह को साफ करती, गालियां बकती। वे यूं ही बैठे रहते, चुपचाप निर्लज होकर। तो किस तरह के दूषित वातावरण में उनकी परवरिश हुई है, कितना स्पष्ट तौर पर इन सब चीजों को उन्होंने लिखा है, जिसे पढ़कर कई बार अनायास घिन आती है आपके मन में।
अकेला व्यक्ति पीने आता तो वह जल्दी चला जाता, पर जब दो चार मिलकर आते तो घंटों आपस में बातचीत करते रहते, धीरे धीरे पीते रहते, मुझसे नमक मांगते, बाहर से नमकीन या चने फुटाने लाने के लिए कहते। मैं सबके काम करता, मुझे वे नमकीन या चने फुटाने देते, कभी कभार 10-20 पैसे भी देते। घर में कहीं भी थूकते, मसामा गुस्सा करती, पर बड़े लाड प्यार से बोलते। चंदा मां उनसे निपटती। दारू का कप या बोतलें लाते समय मसामा के हाथों का स्पर्श करते। मैंने उन्हें ऐसा करते हुए कई बार देखा था। तो कितनी दारुण स्थिति है कि अपनी मां को के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार वे होते हुए देखते थे, लेकिन उसके बाबत वे कुछ कर नहीं पाते थे। धंधा ही ऐसा था। मसामा जब घर पर नहीं होती तो मैं ही बिक्री करता, पैसे मसामा को लौटाता, फिर मसामा 10 पैसे मुझे बख्शीश देती। शरण के हाथ की बोहनी अच्छी होती है ऐसा कहती। मुझे भी लगता, सोचता पहला ग्राहक मेरे ही हाथ लगे। पुलिस का हमेशा डर रहता, इस कारण हम दारू घूरे में गाड़ कर रखते और दिन भर घूरे की रक्षा करते। जरूरत के मुताबिक घूरे से दारू निकाल लेते। पुलिस के आते ही हड़बड़ी फैल जाती। हम दारू की बोतलें तेजी के साथ घूरे पर फेंक आते। कभी कभी दारू जमीन में उड़ेल देते, ऊपर से एक घड़ा पानी डाल देते, दारू से भरी हुई ट्यूबें छत पर फेंक देते। वहां जो भी होता उसे पुलिस पकड़ लेती। इस चीज का काफी जिक्र हम बहुत सारी फिल्मों में भी देख चुके हैं। तो इसे समझने में इस पूरे सीन को मुझे लगता है बतौर श्रोता आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कई बार पुलिस ने बस्ती को घेर लिया था। माणकुन्ना घर में मिल गया। उस वक्त उसके घर पर 2 ही बोतल दारू थी। पुलिस माणकुणा को पकड़ने वाली थी कि इतने माणकुन्ना ने पुलिस के हाथ पर ही 2 बोतलें जोर से मारकर फोड़ दी और भाग गया। शिक्षक छड़ी से बच्चों को पीटता है, वैसे माणकुणा का साहस अजीब था। मुझे लगता है ऐसा साहस मुझे भी करना चाहिए। माणकुणा जेल से छूटकर बड़े के पैर छूता, पूरी बस्ती उसकी पूछताछ करती। माणकुणा पुलिस को गंदी गंदी गालियां देता। पुलिस आने पर बुरे हाल हो जाते, नुकसान होता, पूरी व्यवस्था ही टूट जाती। फिर कर्जा लेकर धंधा शुरू करना पड़ता। कभी कभी रेड के पूर्व ही पता चल जाता कि रेड कब पड़ने वाली है। दारू ठीक बनी है या नहीं ये भी मैं ही देखता। दारू में कपड़े को भिगोकर उसे अगर जला दिया जाए और वह कपड़ा एकदम से आग पकड़ ले तो समझ लेना चाहिए कि दारू कड़क है। जितनी आग भड़कती उतनी दारू कड़क। कभी कभी ऐसा नहीं होता, भट्टी गलत हो जाती, 2-3 दिन में ही दारू उतर जाती। बाद की दारू खट्टी लगती पर नशे के लिए ठीक होती। दारू ठीक ना हो तो ग्राहक आते ही नहीं, वे चिल्लाते, क्या पानी की तरह दारू है? पानी ही दे रहे हो क्या? आज पैसे लेती हो तो अच्छी दारू देती जाओ। अच्छी दारू होती तो ग्राहक खुश हो जाते। वहां भी खुश होकर कहती, हम पानी नहीं डालते औरों की तरह, किसी को फंसाकर पैसे नहीं लेते हम, पानी का पैसा पानी में ही जाता है। अगर दारू खत्म होने लगती और ग्राहक काफी आते तो संता माई पानी डालकर 1 की 2 बोतल और बना लेती। कभी नौशादर का पाउडर मिलाकर दे देती। गांव के नए जवान छिपकर दारू पीने आते। मेरे एक शिक्षक सरपाटे गुरुजी के तो हमारे यहां उधारी ही थी। नशे में डूबे हुए ग्राहकों की दारू की बोतल भी अगर धोकर दारू के रूप में दे दें तो उसे कुछ समझ नहीं आता। मैं कभी कभी साइकिल पर दारू लेने जाता, बांधता, निकालता, खरीदते समय लौटा दारू सैंपल के रूप में पीने के लिए मिल जाती। उस दिन ट्यूब लेकर कच्ची सड़क पर मैं साइकिल पर निकला। नशा चढ़ रहा था, रास्ते में कई स्थानों पर गिर रहा था। गिरने के बाद साइकिल पर चढ़ नहीं सकता था। सड़क पर चलने वाला कोई साइकिल पर बैठा देता। घर लौटने पर मां चिल्लाती, घर पर आने के बाद जितनी पीनी है पी ले, रास्ते में मर गया तो इस तरह का विवरण पढ़ने के बाद लगता है कि वाकई आत्मकथा लिखने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। इतने सारे प्रसंग, अपनी बीती जिंदगी को उखाड़कर किसी के सामने रखना बहुत दुस्साहस का काम है। एक बार कमलाक्का तथा निर्मी दारू लाने अरली गांव गई। कमलाक्का परित्यक्ता स्त्री थी, निर्मी 10 बरस की। दोनों सवेरे सवेरे गई। 1.5 कोस आना, 1.5 कोस जाना पैदल। शाम हो गई तो भी दोनों का पता नहीं। दोनों को तीसरे प्रहर तक आ जाना चाहिए था। शाम के समय में अरली के रास्ते से निकला। पुलिस ने पकड़ा तो नहीं, किसी ने शरारत तो नहीं की, अनेक विचार मन में आ रहे थे। कमलक्का तथा निर्मी नशे में चूर हो चुकी थी। कमलक्का की साड़ी भी खुल गई थी, वह बेसुध हो चुकी थी। निर्मी की आंखें खुल नहीं रही थी। दोनों दारू के ट्यूब
सिर के नीचे तकिए की तरह लेकर सो गई थी, किसी पेड़ के नीचे। मसामा रो रही थी, इस पेट में आग लगे, इन्हें भेजना ही नहीं चाहिए था। मसामा ने कहा, तू ट्यूब लेकर चल। मैं और नागी धीरे धीरे निकल पड़े। नागी निर्मी जग जाए इसलिए संता माए मनौतियां मांग रही थी। तो आज का ये एपिसोड यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक धन्यवाद।